किसान हमारा परिवार है। 100% आर्मी वाले किसान के बच्चे हैं। हमें ये नेता लोग हैं, ये गुलाम कर देंगे, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे हुए सिविलियन इसका निर्णय करें। उन्होंने कहाँ बॉर्डर देखा है? बॉर्डर तो हमने लड़ी है, लंका में, कारगिल में हम रहे हैं। किसानों का बिल समझ में नहीं आया है तो आप बिल किसके लिए बना रहे हैं? मैं इसलिए आया था, मैं सुबह से 3 घंटे से वहाँ बैठा यही देख रहा, किसी भी गलत आदमी की एंट्री नहीं है। प्योर किसान बैठे हुए हैं इस पर। ये आंदोलन प्योर किसान और मजदूरों का है और आज से ये आंदोलन जवानों का भी है। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੜਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦੀ ਈਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ भी है। तो मैं जानना चाहती हूँ सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, क्योंकि आज विजय दिवस है तो आप इस किसान आंदोलन में सभी अपना सहयोग देने आए हैं, यूपी से, बिहार से, पंजाब से। आपका क्या कहना है इस आंदोलन के बारे में? सबसे पहले मैं विजय दिवस के जितने भी हमारे सर्वोच्च बलिदान देने वाले हैं उनको मैं हृदय से सम्मान करता हूं और मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान एक है, इसमें कोई अलग नहीं है। हिंदुस्तान एक ही रहेगा। जो इस पर पैदा हुआ है वो इसका बच्चा है। इसमें कोई जात धर्म का मतलब नहीं। हमारा संगठन इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारत में एक्स सर्विसमैन का सबसे बड़ा संगठन है। 470 जिले, करीब 470 जिले इसमें जुड़े हुए हैं और करीब 500 से ऊपर होने वाले हैं, उनका काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। और इसका एक ही उद्देश्य है, जो बच्चा भारत में पैदा हुआ, भारत का लाल है, उसे जाति धर्म में नहीं बांटा जा सकता है। अब रहा किसान का। किसान हमारा परिवार है। 100% आर्मी वाले किसान के बच्चे हैं। आज किसान को प्रॉब्लम आ रही है कि जो बिल उद्योगपतियों के सिस्टम से इन्होंने बना दिए हैं बिना ही किसान यूनियन को उसमें लिए हुए, वो बिल्कुल इनके खिलाफ आ रहे हैं। उसमें हमें नज़र आ रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ऐसे उद्योगपति बैठ गए हैं। इनके बीच में नेता घूम रहे हैं। नेता एक मतते हैं हम लोगों को, कर्मचारियों से टैक्स लेते हैं, किसानों का लेते हैं, 5 रुपए का आलू है 50 में बेच रहे हैं, और मत करके जितना भी बटर है वो भेज रहे हैं उद्योगपतियों को। बीच का आप खा रहे हैं। कचड़ा बचा हुआ है वो MSP के रूप में 60% फेंक देते हैं, ताकि ये एक समय ऐसा आएगा कि जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, देश गुलाम हुआ था। और ये नेता लोग, मैं एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे राजनेताओं की बात करता हूँ। इंडियन वेटरन्स हर एक पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करती है। हमें ये नेता लोग हैं, ये गुलाम कर देंगे और ये ज़मीनें जो हमारी बची हुई हैं वो भी उपयोग करेंगे उद्योगपति, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेके। अभी कच्छ का नमूना जो दे रहे हैं, वो कच्छ के नमूने में क्या है कि 20% ज़्यादा दे रहे हैं उद्योगपति उनको, किसान का ज़मीन के। 2 साल बाद वो कहेंगे हमारी इंडस्ट्री में काम करें, किसान बेकार हो जाएगा। खेती वो करवा रहे हैं, उसके बाद किसान बेकार हो गया, वो फिर नौकरी करेगा जाके उसकी इंडस्ट्री में। उद्योगपति जो भी है उसके यहाँ नौकर बन के रहेगा, गुलाम हो जाएगा। किसान, हमारी जो 80% जो किसान हैं वो बिल्कुल नौकर बन जाएंगे। ख़त्म हो जाएगा देश का सिस्टम, हमारी सभ्यता ख़त्म हो जाएगी। मैं बार बार ये सब पूरे देश को जागृत कर देना चाहता हूँ। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही हो, एक साथ जुट के रहो, अवेयरनेस रखो। और कहीं भी जो मजदूर संघ है वो अपनी इंडस्ट्री में जहाँ भी काम कर रहा है हक मांगे, उसमें एक 5% या 0.1% भी हक लेगा तो वो एक मालिक बन के रहेगा। पैसे पे नौकरी कभी मत करो, उसमें एक हक मांगो, यूनियन के थ्रू चलिए आप। इसी तरह जितने भी संगठन बन रहे हैं, किसान संगठन है चाहे आर्मी के संगठन है, जो भी बिल पास होता है वो संगठन से पूछ के ही बिल पास किया जाए। अपने ऊपर बैठ करके वहाँ ना करते हैं, उसमें भागीदारी संगठन की ज़रूरत है, किसान यूनियंस की ज़रूरत है। आर्मी के जितने वेलफेयर्स के होते हैं, 98% आर्मी ज़मीन में हम लोग ये काम करते हैं, ग्राउंड में लड़ाई लड़ते हैं 98%। तो इनसे ही पूछा जाए आर्मी का वेलफेयर क्या है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे हुए सिविलियन इसका निर्णय करें। उन्होंने कहाँ बॉर्डर देखा है? बॉर्डर तो हमने लड़ी है, लंका में, कारगिल में हम रहे हैं। वो तो वहाँ पर कागजों में बैठे हैं, वो गुमराह कर देते हैं, वैसे ही बना देते हैं। सर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किसानों को तो बिल समझ में ही नहीं आया, है ना? तो उन्होंने किसानों से पूछा भी नहीं इसके बारे में, तो इसके पीछे क्या कारण है? किसानों का बिल समझ में नहीं आया है तो आप बिल किसके लिए बना रहे हैं? आप मुझे बताइए। किसान अपने खेती का मालिक है, मालिक नहीं है क्या? मोदी जी नहीं मानते हैं तो बिल को आप किसके लिए, जब नहीं वो पसंद कर रहा तो बिल किसके लिए बना रहे हैं? उद्योगपतियों के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बनाए? उसको खत्म करो बिल को। किसान जो चाहता है वो बिल बनाइए ना उसके फेवर में, वो चाहे घाटा हो जाए कुछ भी हो, वो क्यों नहीं बनाते हैं?
तो हम ये चाहते हैं उनसे कि जो बिल 3 उन्होंने पास किए हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आज इसलिए आया, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इस बॉर्डर को देखने इसलिए आया था कि मीडिया में देख रहा हूँ कि इसमें गलत आदमी आ रहे हैं और हमारे इसमें बहुत सारे फौजी पहले से बैठे हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कोई गलत काम ना हो जाए। मैं इसलिए आया था। मैं सुबह से 3 घंटे से वहाँ बैठा यही देख रहा, किसी भी गलत आदमी की एंट्री नहीं है। प्योर किसान बैठे हुए हैं इस पर, किसान के अलावा कोई नहीं है। और इसके साथ मजदूर संघ इसमें बैठा हुआ है। बिल्कुल प्योर प्रोग्राम चल रहा है और मैंने ये देखा है कोई भी एक भी तिनका भी देश का जो है वो नुकसान नहीं कर रहे हैं। ये बच के अपना बिल्कुल सेफ, क्यों नेताओं की प्रॉपर्टी नहीं है ये। जो जवानों ने, किसानों ने जो बनाया है, एक एक देश का एक एक तिनका भी इन्हीं का है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि एक भी चीज़ बर्बाद नहीं होनी चाहिए, नुकसान नहीं करना है। देश आपका है, नेताओं का नहीं है। नेताओं को तो वोट देके रेवाड़ी की रैली में हम ही लोगों ने तो पीएम बनाया था ओआरपी के लिए। कहाँ ओआरपी थी? किसान अभी तो बैठे ही है। 78 रुपये ओआरपी के दे करके बोले ओआरपी दे दी। कहाँ दी इन्होंने? सबसे बड़ी चीज़ इनकी भाषा शैली, जो जावेडकर जो बोलते हैं मंच से, कितना गंदा बोलते हैं, उससे पूरा देश में द्रोह फैल रहा है। इस तरह सरकार चली जाएगी इनकी, मैं ये बता रहा हूँ। सरकार पूरे देश में द्रोह अब फैलता जा रहा है। पूरे मेरा संगठन पूरे भारत में है, वहाँ मैसेज जब जाएगा वो सब किसान के बच्चे हैं, तो कहाँ से सरकारें आएंगी? इनको समझना चाहिए कि नीचे वाले तबके का बात माने। अगर आर्मी का बिल पास होता है तो जितनी यूनियंस आर्मी की है उनसे सहयोग लेके उनसे पूछ के करें। ऊपर वालों को मालूम नहीं है, वो तो अपना एक CDS बैठा दिया उन्होंने बना के। तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष खत्म हो गए, उनका कोई वैल्यू नहीं रही। राष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं रखी है। देश में क्या हो रहा है? उद्योगपति की वैल्यू है, उसके इशारे पे सब बन चुका है। कच्छ का नमूना बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट पर, बस वो चल रहा है यहाँ पर। तो अभी भी मौका है कि हमें, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, देश में दोबारा उद्योगपतियों की कंपनी ना आ पाए, उसके लिए हम विरोध में बैठे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हैं और जवान इनके साथ हो गया है। किसान यूनियन पूरी इसके साथ जुड़ी हुई है, मजदूर यूनियन जुड़ी हुई है, बिजली वाले सब जुड़े हुए हैं, सब लोग, पूरा देश साथ में हो गया है। सर आप जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा सर, आप बताएं कि आप इस आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, किसी पार्टी के नेता को आने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ लोग हैं जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो दूसरे जो पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए, क्या फ़र्क है इस आंदोलन में? ये आंदोलन प्योर किसान और मजदूरों का है और आज से ये आंदोलन जवानों का भी है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। आज वो सिद्ध हो चुका है। मैडम, मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर को जनरल जगजीत सिंह साहब ने पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी सेना के साथ अटैक किया था और पूर्वी पाकिस्तान में इलेक्शन करा करके और उसको नया देश का नाम दिया बांग्लादेश। जब हमारी सेना में इतनी ताकत है कि पाकिस्तान पे अटैक करके उसको बांग्लादेश बना सकते हैं, तो आज से हमारे पूर्व सैनिक किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनकी जो काले कानून जो बनाए हैं उनको वापस ले और सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के जो इन्होंने पेंशन कटौती, सर्विस बढ़ोतरी और सर्विस ना मिलने का जो प्लान बनाया है उसे वापस लें। इसी में गवर्नमेंट की भलाई है, वरना आने वाले समय में ऐसा हो सकता है किसान और जवान एक होकर के गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर देंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਨੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੜਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੜਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ नहीं ਹੋਏਗੇ। इंडियन वैटरन ऑर्गेनाइजेशन जो साडी संस्था है बिल्कुल इन्हां दे नाल है। मैडम, आपने पूछा है कि पाकिस्तान से लड़ाई लड़ना आसान है या देश के अंदर लड़ना आसान है। मैडम, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ, अगर हमें आदेश मिले अभी भी
तो हम टैंकों से, मिसाइल से, गोलियों से पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे, हमें कोई झिझक नहीं लगेगी। लेकिन अपने ही देश में कहावत है, घर का बेदी लंका ढाए। हमारी सरकार, हमारे द्वारा चुनी सरकार जब हमारे साथ में इतना अत्याचार कर रही है, इसका कोई इलाज नहीं है। और ये बहुत बड़ा महाभारत है। लड़ाई लड़ना आसान है और यहाँ पर प्रोटेस्ट के द्वारा गवर्नमेंट को समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये काले हैं, सोच काली है, देश के बरखिलाफ है, इसीलिए इनका जाना तय है। इसीलिए पूर्व सैनिक आज किसान आंदोलन में किसान के साथ है। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 7-8 ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦੀ ਈਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ 1 2 3 4 5 ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸਟ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 70-70 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਵਾਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆਪ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੁਝ? देखो, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दूँ। मेरा नाम डॉक्टर मनीष है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो ये आंदोलन है ये सिर्फ किसानों का नहीं है, पूरे देश के हर एक आदमी का है, क्योंकि हर एक आदमी अनाज खाता है। हमारी देश की सरकार इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन अगर हम बात करें इस आंदोलन की, अपने आप में एक अनोखा आंदोलन है। अभी तक जितने भी आंदोलन इतिहास में हुए हैं वो किसी चीज़ को मांगने के लिए होते हैं, लेकिन ये आंदोलन पहला आंदोलन है जो हमारे देश का किसान कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए। वो कहता है जो तुमने हमें दिया है, ये अंधा कानून, काला कानून, ये हमें नहीं चाहिए। तो जो आदमी मांगता है उसको ये देते नहीं है, और जो वापस दे रहा है वो भी ये लेना नहीं चाहते, क्योंकि इनका जो आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा। जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनके फाइनेंसर है, जो इनके कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे। अभी हिंदुस्तान के हर एक गांव के अंदर
इन्होंने बड़े बड़े साइलो, बड़े बड़े गोडाउन्स ऐसे बनाने शुरू कर दिए हैं जहाँ पर ये अपना अनाज रखेंगे। पहले शुरू में 2-3 साल 4 साल ये अच्छे रेटों पे ख़रीद भी सकते हैं। इसके अलावा जब इनके पास बहुत ज़्यादा भंडारण हो जाएगा उसके बाद ये कहेंगे हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो किसानों को बहुत ही कम रेट पे, फ्री बराबर रेट पे देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास भंडार करने की शक्ति नहीं है। दूसरा, इस 3-4 साल के दौरान APMC ख़त्म हो जाएगी, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो वो बिचौलिए जो हमारे अभी आड़ती हैं बिचौलिए वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो किसानों के पास इनको अपनी ज़मीनें गिरवी रखने, अपना माल कम रेट पे बेचने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। अच्छा सर, ये जो आंदोलन है इसका अगर पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए तो ऐसे नहीं लगता कि इसने जो है जो इंसानों के फंडामेंटल राइट्स हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं उसके बारे में जागरूक कर दिया? नहीं, जागरूक तो लोग पहले भी थे, लेकिन ये है कि सरकार ये चाहती थी कि लोग बुलेट से जवाब दें, लेकिन लोगों ने ये प्रण लिया है, किसानों ने प्रण लिया है कि हम बैलेट से जवाब देंगे आने वाले समय के अंदर।